हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंटल मैकेनिज्म और इसको फ्रेंड डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ये साइकोलॉजी के अंदर भी आता है, जीएनएम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में भी आता है, 10 मार्क्स में भी आता है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक का नाम है मेंटल मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारा माइंड होता है, वो अपने आप को हमेशा कहीं ना कहीं डिफेंड करता है। करने का मतलब है कि बचाता है। वो ऐसे मैकेनिज्म करता है या वो ऐसे प्रोसेस करता है कि उसको एंजाइटी ना हो, उसको स्ट्रेस ना हो, उसको डिप्रेशन ना हो, या इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है। तो वो अपना माइंड, जो हमारा माइंड है, वो खुश रहने की या अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो जो कोशिश करता है या जो जो वो तकनीकी या ट्रिक्स अप्लाई करता है, उन्हीं सब ट्रिक्स को, उन्हीं सब चीज़ों को हम डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट माइंड में ये क्लियर हो गया होगा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। मतलब कि जब हमारा माइंड अपने आप को बचाने को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो तरीके अपनाता है, जो या वो जो प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अब हम पढ़ते हैं जैसे डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब ये है, देखिए, जब हम अपने आप का बचाव करते हैं तो कभी कभी जब हम अपने आप का बचाव करते हैं तो दूसरे को उससे कोई हानि नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। उसको वो चीज़ हार्म कर रही होंगी, लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। इसीलिए इसको बोला गया अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल बिहेवियर। अनकॉन्शियस का मतलब कि हम अपने लिए तो कॉन्शियस है कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन हम सामने वाले पर्सन के लिए कॉन्शियस नहीं है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, बस मुझे अपने आप को देखना है। इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म को एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। अगर सपोज इट कोई आपसे पूछे इसको अनकॉन्शियस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो हमारा माइंड अच्छे से काम कर रहा है, कॉन्शियसली काम कर रहा है, तो ये अनकॉन्शियस क्यों है? अनकॉन्शियस इसलिए क्योंकि हम अपने आप को तो बचा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, या अपने आप को बचाते हुए कोई हम काम कर रहे हैं, उसका हम केवल पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, नेगेटिव साइड नहीं देख रहे हैं। तो उससे नेगेटिव चीज़ें से अगर ज़्यादा वो इम्पैक्ट डालती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ओके, इम्प्लाइड टू द डिफेंड अगेंस्ट फीलिंग ऑफ एंजाइटी। हम कब अपने आप को डिफेंड करते हैं? जब हमें घबराहट होती है। आपको खुद पता होगा, जब घबराहट होती है, कोई चिंता होती है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको थोड़ी देर के लिए मतलब वो चीज़ें सेटल हो जाएं। आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की बात नहीं करते, आप शॉर्ट टर्म सेटलमेंट की बात करते हैं कि अभी मैं ठीक रहूँ, बस ये जो आगे प्रॉब्लम आएगी आगे देखा जाएगा। तो इसीलिए अब आगे जो आने वाली प्रॉब्लम है वो तो अनकॉन्शियस ही है ना, वो तो हमको नहीं पता ना, इसीलिए इसको अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। फिर अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें मेनली पैराग्राफ में यही कहा गया है कि हम अपने लिए कॉन्शियस हैं, लेकिन जो उसकी आने वाली और भी वो चीज़ें हैं, कोई भी हम ऐसा काम करते हैं उससे आने वाले और भी जो रिस्क है उनसे हम अनकॉन्शियस हैं। सब हम इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आर बिहेवियर दैट पीपल यूज टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम अनप्लीजेंट इवेंट्स, एक्शंस और थॉट्स। इसका मतलब ये है, डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें हम खुद को अलग करते हैं। किन किन चीज़ों से अलग करते हैं? किसी भी दुख भरे माहौल से, किसी भी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, या कोई भी अनप्लीजेंट इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो भी दुखद चीज़ होती है, उससे खुद को अलग करते हैं, उससे खुद को बचाते हैं। उस मैकेनिज्म को या उस प्रोसेस को हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। एंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अब यहाँ पे आ गया ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसका फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स, मैंने जब साइकोलॉजी का वो टोपोग्राफी ऑफ माइंड का मैंने वीडियो बनाया था, पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो सिगमंड फ्रॉइड है, उन्होंने 3 साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। पहला था इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में होता है कि जो पर्सन होता है वो बस चीज़ों को सडन प्लेजेंट के लिए काम करता है, मतलब उसको सडनली खुशी मिल जाए तो बस वो सडन प्लेजेंट के लिए काम करता है। लेकिन जो ईगो होती है, ईगो में रियलिटी होती है, मतलब वो जो काम कर रहा है उसको उसके
लाभ भी पता है और हानियाँ भी पता है, लेकिन बस उसको खुशी मिलती है इसीलिए वो काम कर लेता है। मतलब रियलिटी को जानते हुए भी वो ऐसी चीज़ें कर लेता है जिससे बाद में उसको प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ईगो। और सुपर ईगो में था कि वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा जिससे प्रॉब्लम हो, या मतलब सुपर ईगो के अंदर बोला जाता है इसी कि वो मॉरल और थ्योरीज और प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो हमको इतना डीप में नहीं जाना है, हमें केवल ईगो देखना है। तो इन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है कि ईगो का मतलब रियलिटी, ठीक है, तो वो रियलिटी डिफेंस मैकेनिज्म में हम रियल चीज़ों से खुद को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइटी जो हो रही है वो हमारी ही लाइफ में है, उसी से हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। वो कोई हमारी इमेजिनेशन में नहीं है कि इमेजिनेशन में हमको एंजाइटी हो रही है, मुझसे डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, हमको रियल में हमने कुछ ऐसा काम किया है या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमको घबराहट हो रही है, जिससे हमको स्ट्रेस हो रहा है, तो इसीलिए बोला है एंड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म becomes pathological only when its persistence used to lead maladaptive behavior such that physical or mental of the individual is adversely affected। इसका मतलब ये इको डिफेंस मैकेनिज्म में हम खुद को बचाते हैं, हम खुद को प्रिवेंट करते हैं, हम खुद को डिफेंड करते हैं फ्रॉम दी डिफरेंट अनप्लीजेंट इवेंट्स से। ठीक है, उसके बाद अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मैंने इसमें साथ में डिस्कस किया है, मैं इसलिए पहले बता देती हूँ। कुछ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव जैसे ये है कि वो हमको उससे फ़ायदा होगा और उससे सामने वाले को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब जैसे हमने कुछ अपने भले के लिए काम किया तो उससे सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म ये है कि केवल हम अपने बारे में सोच रहे हैं, सामने वाले के बारे में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उससे हम अनकॉन्शियस है, उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उससे हम अनकॉन्शियस है। तो इसीलिए जब आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको लगेगा अरे ये खुद को डिफेंड कर रहा है लेकिन इससे तो एंजाइटी बढ़ रही है, तो वहाँ पर ये मतलब मैं पहले ही बता रही हूँ कि वो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है एक्टिंग आउट। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। द इंडिविजुअल डील्स विद द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर बाय एक्शन रादर देन रिफ्लेक्शन और फीलिंग, दैट मीन्स एक्सप्रेस आउट। एक्टिंग आउट का मतलब ये है कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमको कोई स्ट्रेस हो रहा है तो हम उसके लिए एक्ट कर दे। सपोज दैट कि मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मुझे टेंशन होता है, तो आपने देखा होगा जब लोगों को टेंशन होता है तो वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, वो दीवार में सर मारते हैं, दीवार में हाथ मारते हैं ताकि वो अपने आप का जो गुस्सा है उसको बाहर कर सके। तो कोई भी ऐसा एक्ट करके जब आप अपने गुस्से को बाहर करते हैं वो आता है एक्टिंग आउट के अंदर। ठीक है, तो यही बोला गया है जो हमारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कि आंतरिक या बाहरी जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो हमको उलझने होती हैं, उनको हम थ्रू एक्शन उनको रिफ्लेक्स कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उनसे हमको चोट लग सकती है, जो या तो वो फीलिंग्स वगैरह को मतलब कि हमको चोट भी तो उससे लग सकती है, लेकिन हम उन चीज़ों से अनअवेयर रहते हुए बस हमें गुस्सा आया और हमने उसको रिएक्ट कर दिया। हमें गुस्सा आया, हमने किसी पर बहुत तेज चिल्ला दिया। इसमें चिल्लाने से मतलब है कि हम उसमें कुछ एक्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ भी आप एक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं दैट मीन एक्सप्रेस आउट। मतलब कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई और हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया तो वो आता है एक्टिंग आउट के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अवॉइडेंस। फ्रेंड्स अवॉइडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी चीज़ को नकारना, किसी चीज़ से दूर होना। ठीक है, अवॉइड करना मतलब कि उससे दूर होना। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ रिफ्यूज टू इनकाउंटर सिचुएशन, मतलब कि इसमें है कि हम किसी सिचुएशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं, उसको अपने ऊपर आने ही नहीं देते। मतलब कि किसी भी सिचुएशन को इनकाउंटर होने से पहले ही, मतलब उससे मिलने से पहले उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज बिकॉज रिप्रेजेंट अनकॉन्शियस सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सेस एंड पनिश मेड फॉर दोज इम्पल्सेस इज अ मेजर डिफेंस मैकेनिज्म इन फोबियाज। इसका मतलब ये जैसे किसी को फोबिया होता है, सपोज किसी को ऊंचाई का फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो वो लोग जिनको फोबिया होता है वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। अगर जिसको आग से डर लगता है तो वो आग के पास ही नहीं जाते हैं, किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो वो ऊंची जगह पर जाते ही नहीं है, पानी से डर लगता है तो वो नदी या समुद्र से दूर ही रहते हैं। तो मतलब इसका यही मतलब है जिससे हमको प्रॉब्लम हो रही है उन चीज़ों से हम दूर ही रहते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म था वो अवॉइडेंस था। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉइंट है कंपनसेशन। Encountering failure or frustration is some sphere of activity one over emphasizes another। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, कंपनसेट का मतलब जैसे नहीं होता, इसका हिंदी मतलब होता है मुआवजा। मतलब कि अगर आपका कुछ जाता है तो उसके बदले कुछ अच्छी चीज़ या उससे आपको प्रॉफिट हो जाए। तो इसमें जैसे ये है
कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए फिजिकली अनअट्रैक्टिव एडोलेसेंट स्टूडेंट बिकम एन एक्सपर्ट डांसर। इसका मतलब ये है कि एक मतलब सपोज एक लड़का है, वो अनअट्रैक्टिव मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, सुंदर नहीं है, अगली टाइप का है, लेकिन वो बहुत अच्छा डांसर बनता है आगे चल करके। तो यही कि मतलब कि इसमें हम पढ़ रहे डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें हम अपने आप को कहाँ पे बेस्ट शो कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। जो हमारी निगेटिव चीज़ें हैं उनको असाइड रख के हम अपनी पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो फिजिकली अनअट्रैक्टिव पर्सन था वो आगे चल करके डांसर बन जाता है, मतलब कि उसकी कहीं ना कहीं तो कुछ तो खूबी है ही है, यही इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्जन। कन्वर्जन को आप ऐसे ले सकते हैं कोई भी चीज़ को चेंज करना। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट्स आर प्रेजेंटेड बाय फिजिकल सिम्टम्स इन्वॉल्विंग पोर्शन ऑफ द बॉडी इनरवेटेड बाय सेंसरी और मोटर नर्व्स। अ मैन्स आर्म बिकम पैरालाइज्ड आफ्टर इम्पल्सेस टू स्ट्राइक अनदर। इसमें मतलब कन्वर्जन का ये है, जो हमारे वो मेंटल हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जब वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। सपोज दैट अगर मुझे स्ट्रेस हुआ है, वो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, और गुस्से में आकर के मैं चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दूँ, अपना हाथ दीवार में मारूँ, चीज़ों को तोड़ दूँ, कुर्सियाँ पटक दूँ, बेंच तोड़ दूँ, तो ये क्या है? ये कन्वर्जन ही तो हो रहा है। जो मेरी मेंटल स्टेट है वो कहीं ना कहीं फिजिकल स्टेट को अफेक्ट कर रही है, तो वही इसमें लिखा है कन्वर्जन। मतलब कि इंसान, अब इसमें आप रिलेट करिए डिफेंस मैकेनिज्म कैसे है, मतलब कि इंसान को मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है, वो सारा फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाल रहा है? सामान पे निकाल रहा है, चीज़ों पे निकाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिनायल। ठीक है, इसमें है फेलिंग टू रिकॉग्नाइज ऑब्वियस इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ थॉट, एक्ट और सिचुएशन। इसमें मेनली डिनायल से पता ही चल रहा है कि मना करना। सपोज दैट कुछ भी चीज़ आपने करी, वो आपसे गलत हो गई, तो किसी ने पूछा ये आपने क्या, आप सीधे सीधे मना कर दे, नहीं ये मैंने नहीं किया। मतलब ये आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं ना। आप झूठ बोल कर डिफेंड करें, कुछ एक्शन करके डिफेंड करें, कुछ भी सच बोल करके डिफेंड करें, बस यहाँ पे आपका जो दिमाग है जो वो हमेशा अपने आप को डिफेंड कर रहा है, यही हमारा मेंटल मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें आप कैसे डिफेंड करें? खुद को मतलब अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ से, खुद मना कर दे रहे हैं, नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, या ये गलती मुझसे हुई नहीं है, तो सीधे सीधे आप इसमें मना कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फ्रेंड्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को डिस्प्लेस करना, मतलब जहाँ की वो चीज़ है उसको, उसका जो प्लेस है उसको बदल देना। ठीक है, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। अ स्टूडेंट नर्स इज एंगर्ड बाय हिज सीनियर बट सप्रेस हिज एंगर, लेटर ऑन रिटर्न टू हिज होम ही पनिश वन ऑफ हिज चिल्ड्रन फॉर मिसबिहेव्स दैट वुड यूजुअली बी टॉलरेटेड और इग्नोर्ड। इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे कोई नर्स है, वो हॉस्पिटल में है, उसको किसी डॉक्टर या जो उसके सीनियर्स है उन्होंने उसको डांट दिया, तो वहाँ पर तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, गुस्से को दबा लिया, लेकिन वो अंदर से उसकी भड़ास बनी हुई थी। तो वो जब अपने घर में आई, उसके घर में जो उसके बच्चे हैं उसमें से कोई, मतलब उन बच्चों में से किसी बच्चे ने उससे शरारत कर दी, कुछ भी मिसबिहेव कर दिया, तो वो जो सारी भड़ास भरी हुई थी, जो सारा गुस्सा था सीनियर का, अब सीनियर पे तो निकाल नहीं सकते, तो उसने सारा गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल दिया। ठीक है, तो ये गुस्सा किसका था? उसके सीनियर पर था, और उतारा किस पे? उसने अपने बच्चे पे उतार दिया, मतलब डिस्प्लेस किया ना अपने गुस्से को। उसने जहाँ पर उसको गुस्सा करना चाहिए तो वहाँ नहीं किया, क्योंकि वहाँ वो जो उसका माइंड है वो काम कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पर गुस्सा निकालूंगा तो मेरे जॉब के ऊपर भी आ सकती है, मेरे जो जॉब है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और आगे भी बहुत बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर उसके माइंड ने वो टॉलरेट की चीज़ें, लेकिन वही घर आकर के उसने सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि वो जानती है घर में तो वो सारे उससे जूनियर है, मतलब सारे उससे छोटे, वो तो उसके बच्चे ही हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा माइंड खुद को डिफेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ों के बीच में लिंकअप ना होना। लिंकअप का मतलब कि जुड़े हुए ना होना। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। डिसएसोसिएशन का मतलब कि कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल है अ पॉलिटिशियन वर्क्स विगोरसली फॉर इंटीग्रिटी इन गवर्नमेंट बट एट द सेम टाइम engages in a business venture involving a conflict of interest without being consciously hypocritical and seeing no connection between the two activities। इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि जो एक पॉलिटिशियन है, देखिए जो नेता लोग होते हैं उनको जन सेवक कहा जाता है, मतलब कि वो जन की सेवा के लिए बने हैं। ठीक है,
उनको किसी भी लाभ के पद पर नहीं। आपने मतलब जब भी सिविक्स या पॉलिटी पढ़ी होगी या जितना आप जानते होंगे कि जो नेता होते हैं वो कोई भी गवर्नमेंट पद पर नहीं होते हैं, मतलब वो कोई भी सरकारी मतलब नौकर नहीं होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वो जन सेवक, लोगों को दिखाने के लिए तो जन सेवा कर रहा है कि हाँ मैं एक नेता हूँ, अच्छा नेता हूँ, लेकिन साइड में उसका एक बिजनेस भी चल रहा है। ठीक है, वही है कि जो ब्लैक मनी वगैरह आती है तो साथ में उसका बिजनेस भी चल रहा है। तो वो दो जगह से पैसा अर्न कर रहा है। एक तो नेता में जो उसको भी मिलता होगा कंपनसेशन वगैरह, जो भी उसको पैसा मिलता होगा जन की सेवा करने के लिए, वो वहाँ से भी रख रहा है, और दूसरी साइड में वो बिजनेस भी कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें एक साथ वो हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो उसका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में रहता ही होगा कि मुझे आज ये करना है, मतलब कि आज उसकी बिजनेस कोई डील है तो कल मुझको यहाँ पे रैली निकालनी है, यहाँ पे स्पीच देनी है। तो यही कहा गया है कि यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कोई लिंक नहीं है। तो उसका माइंड इतने अच्छे से वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। आप एट द सेम टाइम देख रहे हो वो बिजनेस को भी मैनेज कर रहा है और वो अपनी जो नेतागिरी है उसको भी मैनेज कर रहा है। तो यही पर है कि डिसएसोसिएशन, उन दोनों के बीच में कोई लिंकअप नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिक्सेशन। द सीजेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एज ए स्टेज शॉर्ट ऑफ कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म मेच्योर इंडिपेंडेंस इज नोन एज फिक्सेशन। फ्रेंड्स आप इसको ऐसे समझिए, फिक्सेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब फिक्स कर देना, सीज कर देना। ठीक है, सपोज जो इसमें एग्जाम्पल लिया है उसको मैं अभी समझाऊंगी, लेकिन पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या कह रहा है। फिक्सेशन का मतलब किसी भी चीज़ को वहीं पर स्टक कर देना। स्टक करने का मतलब नहीं होता है कि स्टॉप कर देना। ठीक है, आप इसको नॉर्मल ऐसे समझिए, स्टॉप कर देना। सपोज दैट कोई भी ब्रांड है, ठीक है, वो ब्रांड चल रहा है, ठीक है, सपोज दैट फेयर लवली का ही था, ठीक है, फेयर लवली का ब्रांड चल रहा था, लेकिन एट द मतलब कुछ समय के बाद वो लोगों को हार्म करने लगा, उससे लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होने लगी। तो जो वो ब्रांड था उसको सीज कर दिया गया। ठीक है, उसको सीज कर दिया गया और दोबारा वही मतलब कि उसी क्रीम को दूसरे नए नाम से और उसमें कुछ अलग केमिकल मिला करके उसको रन कराया गया, मतलब उसको चलाया गया। तो मतलब जो हमारा फेयर लवली ब्रांड था वो तो वहीं पर सीज कर दिया गया, स्टक कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। अब जो दूसरा ब्रांड चल रहा है वो ग्लो एंड लवली चल रहा है। ठीक है, तो यहीं पर वो बात कही गई है कि जो एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो एज अ मतलब शॉर्ट स्टेज में, सपोज दैट 18 साल तक नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, जो यूथ होता है उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद जो है उसकी हाइट वहीं पे स्टक हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जो उसका मेच्योरिटी डेवलपमेंट है वो तो यूनिफॉर्म होता रहता है, वो तो बनता रहता है। उसी को कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वहीं पर स्टक कर देना, वहीं पर स्टॉप कर देना, रोक देना। ठीक है, नेक्स्ट है आइडियलाइजेशन। आइडियलाइजेशन का मतलब होता है किसी को नहीं जैसे अपना आदर्श मान लेना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अ लवर स्पीक्स इन ग्लोइंग टर्म्स ऑफ द ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ एन एवरेज लुकिंग वुमेन हु इज़ नॉट वेरी ब्राइट। इसका मतलब ये है आइडियलाइजेशन में, ये मतलब कि कोई एक प्रेमी है वो अपने प्रेमिका की तारीफ कर रहा है, तो उसको सपोज दैट ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा चांद सा चेहरा है। ठीक है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला तुम्हारा चांद सा चेहरा है, लेकिन चांद सा चेहरा तो किसी और शायर ने सपोज दैट ये वर्ड यूज किया हो। ठीक है, सपोज दैट कोई एक कवि है, मालिया गुलजार है, उन्होंने अपने एक शायरी में बोला था कि चांद सा चेहरा होगा मेरी गर्लफ्रेंड का, मेरी महबूबा का। तो वो जो लाइन है उसी को आज जो वो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तुम्हारा चांद सा चेहरा, जबकि जो वुमेन है, लुकिंग वुमेन हु इज़ नॉट वेरी ब्राइट, मतलब वो इतनी ब्राइट नहीं, वो इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको तारीफ करने के लिए वो बोल रहा है कि तुम्हारा चांद सा चेहरा है। इसका मतलब ये है कि उसने कहीं ना कहीं से वो लाइन चुराई हुई है, उसने कहीं ना कहीं से वो लाइन ली हुई है। ले कहाँ से? जो उसके आदर्श है। अब आप किसी भी चीज़ को कोई बात वही बोलेंगे ना जो आपने पहले कहीं ना कहीं सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसने भी कहीं ना कहीं वो लाइन पढ़ी होगी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका चांद सा चेहरा है, तो वही यहाँ पर आकर के उसने रिपीट कर दी। मतलब जो आइडियलाइजेशन है, हमारा माइंड हमेशा वही काम करता है, जो चीज़ या तो हमने देखी होती है या सुनी होती है उसी को रिकैप करता है, उसी के साथ वो आगे बढ़ता है। तो यहीं पर कहा गया कि आइडियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। इसमें यह है कि सिमिलर टू इंट्रोजेक्शन बट ऑफ लेस इंटेंसिटी एंड कंप्लीटनेस द अनकॉन्शियसली मॉडलिंग ऑफ वन सेल्फ अपॉन अनदर पर्सन, वन में ऑल्सो आइडेंटिफाई विद वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ अ ग्रुप। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, विदाउट बीइंग अवेयर दैट ही इज कॉपिंग हिज टीचर, अनर्स अज्यूम्स अ सिमिलर मोड ऑफ ड्रेस एंड मैनर विद पेशेंट्स।
इसका मतलब, इसका हम सिंपल से एग्जांपल लेकर के चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि सपोज दैट कि सलमान खान है, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी को या उनके तरीके के ड्रेसिंग सेंस को, उनकी जो चलने का तरीका उसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्या सलमान खान को ये पता है कि बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं? सपोज दैट कोई राम नाम का लड़का है, वो सलमान खान को के तरीके स्टाइल करता है, उनके तरीके से चलता है, उनके तरीके से बातें करता है, लेकिन क्या सलमान को पता है कि राम नाम का लड़का मुझे फॉलो करता है, मेरी तरीके से वो स्टाइल करता है? तो यहीं पर दिया गया है कि आइडेंटिफिकेशन, किसी की आइडेंटिटी को अपना लेना, उसी के हिसाब से काम करना, बट जो मेन है, जिसकी आइडेंटिटी को हम अपना रहे, वो अवेयर है, मतलब सॉरी, वो अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं है कि मेरी जो पर्सनैलिटी उसको कौन कौन ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कौन कौन अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया आइडेंटिफिकेशन में। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ है कि इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि अपने माइंड की, अपने बुद्धि का यूज़ करके खुद को डिफेंड करना। जैसे इसमें कहा गया है, द इंडिविजुअल डील्स विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब कि वो अपनी सोच को, अपने समझदारी का यूज करके अपने स्ट्रेस से, अपने कॉन्फ्लिक्ट से, अपने फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलता है, ठीक है। सपोज दैट कोई एक इंडिविजुअल है, उसके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए वो तरीके ढूंढता है कि मैं, मतलब वो सोचता विचारता है मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पर वो अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके, अपने दिमाग का यूज़ करके किसी भी चीज़ को सॉल्व कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट है इंट्रोजेक्शन। इसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें एग्जाम्पल है, व्हेन अ पर्सन बिकम्स डिप्रेस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ अ लव्ड वन, हिज फीलिंग्स आर डायरेक्टेड टू द मेंटल इमेज ही पोजेसेस द लव्ड वन। इसका मतलब ये है कि इंट्रोजेक्शन में फ्रेंड्स पहले इसका जो शब्दार्थ है वो समझिए। इसमें ये कहा गया अनकॉन्शियसली किसी के आइडियाज़ को अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। सपोज दैट किसी का लव्ड वन खो गया, वो जैसा काम करता था, तो एक जो ह्यूमन माइंड होता है वो, अगर वो किसी को ज़्यादा चाहता है, उसका कोई करीबी है, उसका सपोज दैट कोई दोस्त है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसी के बारे में सोचता रहता है। जो हमारा माइंड है वो दिन भर उसी के तरीके मतलब उसी के बारे में सोचता है, तो फिर वो उसी के तरीके की जो आदतें उनको अडॉप्ट कर लेता है। सपोज जो उसका फ्रेंड है, वो दिन भर बाहर घूमता था, उसको ट्रैवलिंग करना पसंद है, तो जो उसका करीबी है, मतलब जो सोच रहा है, वो भी, उसको भी यही लगेगा कि मैं भी ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे भी ट्रैवलिंग करना अच्छा लगेगा, मेरा दोस्त ऐसा करता था तो मैं भी करूँगा, मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा करता हूँ। मतलब ऐसे हमारा ह्यूमन माइंड सोचने लगता है, लेकिन वो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स नहीं जानता, मतलब उससे उसको क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या उससे नुकसान हो सकता है, उसको क्या हार्म हो सकती है, उसके लिए ट्रैवलिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि अनकॉन्शियसली वो उसके जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं देखता है, बस वो उसके जो आइडियाज़ है, उसकी जो हैबिट्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। इंट्रोजेक्शन का मेनली मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन। फ्रेंड्स आइसोलेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। आइसोलेशन का मतलब होता है आइसोलेट करना, खुद को अलग कर देना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द स्प्लिटिंग ऑफ द इमोशनल कंपोनेंट फ्रॉम अ थॉट। मतलब कि सपोज दैट हमको कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी बात से स्ट्रेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे हम खुद को अलग कर ले। सपोज दैट कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, तो ऊंचाई से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से फोबिया, तो मैं ऊंची जगहों पर जाऊंगी ही नहीं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ूंगी नहीं, मतलब ऊंची जगहों पर जाऊंगी ही नहीं। मतलब कि उस चीज़ से मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया, उस चीज़ से मैंने खुद को दूर कर लिया है। तो ये आइसोलेशन मेनली यही कि जो हमारा माइंड है, वो जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें वो अपने माइंड को उस चीज़ से अलग कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है, अकेला कर लेता है, ठीक है। तो वो अपने आप को इस तरीके से डिफेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब आप लिखने के लिए ये सब पैसेज पढ़ लीजिए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस पैसेज में या इस लाइन में कहा क्या गया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब मेनली ये होता है कि अनुमान लगाना, ठीक है। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्शन मतलब कि आइडियाज़ लगाना, अनुमान लगाना। इसमें एग्जांपल से हम समझते हैं, अ वुमेन डिनाइंग टू हर दैट सी हैज सेक्सुअल फीलिंग्स अबाउट अ कोवर्कर एक्यूजेज हिम विदाउट बेसिस ऑफ फ्लर्ट एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज अ वुल्फ। इसका मतलब ये है कि एक वुमेन है, ठीक है, वो किसी ऑफिस में काम करती है, तो वो वुमेन के माइंड में उसके कोवर्कर के लिए वैसी वाली इंटेंसिटी वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें लिखा हुआ है, वुमेन डिनाइंग टू हर दैट सी हैज़ सेक्सुअल फीलिंग अबाउट द कोवर्कर। मतलब कि उसके माइंड में, जो वुमेन है उसके माइंड में जो उसका फ्रेंड है, जो कोवर्कर है, उसके लिए इंटीमेसी वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है। सेक्स मतलब कि जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो हैं, लेकिन वो
डिनाई कर रही है, वो अपने आप को डिफेंड कर रही है, नहीं मेरे अंदर ये फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। आप यहाँ पे समझ रहे हैं, एक इस सेंटेंस में कहा गया है सपोज दैट कि मतलब कि जो वुमेन है वो गलत सोच रही है अपने को वर्कर के बारे में, लेकिन वो इल्ज़ाम लगा रही है कि को वर्कर मेरे बारे में सोच रहा है। देख रहे कितना घुमा फिरा कर वो अपने आप को डिफेंड करे। नहीं जो होता किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, तुमने खुद चोरी करी लेकिन तुमने बोल दिया मैंने नहीं चोरी करी, सामने वाले ने चोरी करी। इसमें वही है, जो वुमेन है उसके अंदर गंदी भावनाएं हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सामने वाले के अंदर है। तो यहाँ पे वो इस तरीके से खुद को डिफेंड कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेशनलाइजेशन। इसका मतलब होता है युक्तिकरण, मतलब कि कोई भी ट्रिक निकालना या अपने इसको आप कह सकते हैं कि अपने माइंड को मनाना या अपने आप को मनाना, कुछ भी चीज़ का सॉल्व कर लेना। जैसे इसमें ये लिखा हुआ एग्जाम्पल में अ मैन बाइज अ न्यू कार हैविंग कन्विंस्ड हिमसेल्फ, मतलब कि एक आदमी ने खुद को मतलब कन्विंस करके नई कार खरीद ली। दैट हिज ओल्डर कार वॉन्ट मेक इट थ्रू द विंटर, मतलब कि ऐसा है कि जैसे उसको कुछ काम करना था, वो नई गाड़ी चाहता था लेकिन उसके पास पहले से एक गाड़ी थी, तो उसने अपने आप को कन्विंस ये किया जो मेरी गाड़ी है ना वो ठंडियों में ख़राब हो जाती है या ठंडियों में अच्छे से रन नहीं करती, उसका इंजन नहीं काम करता, तो मतलब खुद को ही मना लिया, खुद को ही एक रीज़न दे दिया, ठीक है, कि मेरी जो गाड़ी है वो ठंडियों में ख़राब हो जाती है इसलिए मैंने खुद नई गाड़ी खुद को गिफ्ट कर दी, मतलब खुद खरीद ली। मतलब कि उसने अपने आप को ही कन्विंस कर लिया नई गाड़ी खरीदने के लिए, मतलब कि एक युक्ति निकाल ली, मतलब कि एक ट्रिक निकाल ली, आइडिया निकाल लिया, इसी तरीके से मतलब खुद को डिफेंड कर लिया। मतलब कोई इसको ब्लेम ना करे, अगर कोई उसको ब्लेम करेगा कि तुम्हारे पास पहले से गाड़ी थी तुमने नई गाड़ी क्यों खरीदी, तो उसके पास एक रीज़न है, ठीक है, रीज़न ये है कि जो मेरी गाड़ी थी वो ठंडियों में ख़राब हो जाती थी इसलिए मैंने नई गाड़ी खरीद ली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसका फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है उसका पहले से ही गठन कर लेना, मतलब उसको पहले से ही समझ लेना। इसका एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से नहीं समझेंगे, दूसरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे वो ईजी है, सपोज दैट एक बहू है, ठीक है, वो अपनी सास को पसंद नहीं करती है, लेकिन वो जानती है अगर मैं पसंद नहीं करूँगी तो मुझे समाज कोसेगा, मुझे समाज मतलब गलत कहेगा, इसीलिए वो उनको पसंद नहीं करती, लेकिन उनको पसंद करने का नाटक करती है, दिखाती है सबको। जब उसके घर में रिश्तेदार आते हैं तो वो उन सब रिश्तेदारों को दिखाती है कि मैं अपनी सास को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देती हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये है कि वो उनको पसंद नहीं करती। लेकिन अब सोसाइटी की डर से उसने ऐसा रिएक्शन फॉर्मेशन कर लिया है, वो समझ चुकी है, अपने आप को डिफेंड इस तरीके से करिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है रिग्रेशन, ठीक है। अब आप इतना बड़ा पैसेज मत पढ़िए, मैं इसको आपको समझा देती हूँ। रिग्रेशन का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि बैक जर्नी, मतलब कि पुरानी किसी भी चीज़ को सोचना, उस चीज़ को प्रेजेंट में जीने लगना, ठीक है। इसका एग्जांपल हम सिंपल से ही लेके चलते हैं। सपोज दैट एक महिला है, वो 40 साल की है, ठीक है, वो 40 साल की महिला है, लेकिन वो अपने जो उनके टीन एज वाले दिन थे, मतलब जब वो छोटी सी थी, मतलब कि जब वो 16-17 साल की थी, उन दिनों को वो याद करती है और उन्हीं दिनों को वो आज 40 साल की उम्र में जीना शुरू कर देती हैं। उस डिफेंस मैकेनिज्म को या उस जो फीलिंग है, उस एक्ट को हम रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि अपनी जो हमारी बैक जर्नी है उसको प्रेजेंट में लेते आना, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको स्ट्रेस से भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे कोई भी स्ट्रेस हुआ हमको, तो हम वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर स्ट्रेस हमको स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसको हम एट ए प्रेजेंट डे हम उसको जीने लगते हैं या उस पर एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था उससे आप इजीली समझ चुके होंगे कि रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन ये है कि आज की स्टेज है, आज की स्टेज से हम पहले पुरानी स्टेज में जाएंगे, वहाँ पर जो हमने एक्टिविटीज़ की होंगी, जो हमने बिहेवियर शो किया होगा, उस बिहेवियर को आज हम फिर से रिपीट करने लगेंगे, उसको बोलते हैं रिग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेशन। फ्रेंड्स रिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दमन कर देना, दबा देना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को सप्रेस करना, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट कोई मतलब हमको कॉमनली नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, हम लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो जब हमको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, माइंड में कन्फ्लिक्ट होता है, तो कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट जो ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उनको सप्रेस कर देना, उनको दबा देना। तो ये भी वन टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इसमें कैसे खुद को डिफेंड करें, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आ रही हैं उनको हम वहीं पर सप्रेस कर दे रहे हैं, वहीं पर उनको
दबा दे रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो फ्रेंड्स करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर जो मैंने अभी रिप्रेशन बताया, इसको आप आइसोलेशन से भी कर सकते हैं कि उस चीज़ को आप अवॉइड कर दें, डिनायल से भी लिंक कर सकते हैं कि जैसे हमने किसी चीज़ को मना कर दिया, इसमें ये है कि आइसोलेट में हमने उस चीज़ से खुद को अलग कर दिया, तो रिप्रेशन में है कि हमने उस चीज़ को सप्रेस कर दिया। सपोज मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे, मैंने उस चीज़ को वहीं पर दबा दिया, सप्रेस कर दिया, मैं कुछ और चीज़ें सोचने लगी, कुछ किसी काम में बिजी हो गई, तो वहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ होता है उसको बोलते हैं रिप्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रतिरोध करना, मतलब उसके अगेंस्ट हो जाना या तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देना। इसका मतलब ये है, जैसे अभी इसके पहले वाले पॉइंट पे हम लोगों ने रिप्रेशन पढ़ा था, उसमें यह था किसी भी चीज़ को हम लोग रिप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। तो इसमें भी ये है कि जैसे हमको नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हम सप्रेस कर देते हैं और नई चीज़ें सोचने लगते हैं, ठीक है। अगर हम नई चीज़ें सोचने लगेंगे तो वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उसके लिए तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का ही तो काम करेगा। आप समझ रहे हैं ना। सपोज एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन हमारी नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है। ट्रेन आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सपोज दैट वहीं पे हमने दूसरी ट्रेन खड़ी कर दी, वो हमारी पॉजिटिव थॉट है, तो जो पहले वाली ट्रेन थी वो रुक जाएगी ना। इसी तरीके से हमारा जो रेसिस्टेंस है वो भी काम करता है, मतलब कि इसमें हम रेसिस्ट करते हैं। रेसिस्ट का मतलब कि उसके सामने एक प्रतिरोध खड़ा कर देते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। वो ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सपोज दैट हम नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, हम उनको रोक करके कोई काम करने लगे, किसी भी चीज़ में बिजी हो जाए, कुछ अच्छी चीज़ें सोचने लगे, तो वो एज अ रेसिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन में लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल सिम्टम्स इन्वॉल्विंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसका मतलब ये सोमेटाइजेशन में ये होता है कि जो हमारा इमोशनल स्ट्रेस होता है वो फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सोमेटाइजेशन में यही लिखा हुआ है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल सिम्टम्स, जो हमारे अंदर उलझने हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स आपको ये पता होगा या तो ऐसा कहा भी जाता है कि जो किसी भी चीज़ की जो बीमारी होती है उसकी जड़ होता है टेंशन। जब आप टेंशन करते हैं, वही लॉन्ग टर्म तक जब आप किसी भी चीज़ को सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उस चीज़ से परेशान रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है। तो यहीं पर है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट आपके फिजिकल सिम्टम्स शो करने लगता है, ठीक है। सपोज आपको डिप्रेशन हुआ, उस डिप्रेशन से आगे चल करके बहुत ज़्यादा बीमारियां हो गई। सपोज दैट कि आपको नींद ना आने के प्रॉब्लम हो गई, इंसोम्निया हो गया, आपको नींद ही नहीं आती, आगे चल करके वो और कोई डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन। फिर नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन, ठीक है। फ्रेंड सब्लिमेशन का आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब्लिमेशन में ये होता है कि कोई भी जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, ठीक है। फ्रेंड्स इसका जो एग्जांपल है ये तो मैं आपको समझाऊंगी, एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। सब्लिमेशन में ये होता है कि सपोज दैट एक एग्रेसिव पर्सन है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सबको मारता है, पीटता है, गुस्सा करता है, तो वो अब ये देखिए अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है, लेकिन बाद में आगे चल करके वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है, तो वहीं पर वो जो गुस्सा होता है वो अपने मतलब उसके प्रोफेशन ही हो गया है गुस्सा करना, आतंकवादियों से लड़ाई करना, मारना पीटना। तो यहीं पे हो गया है ना कि जो अनएक्सेप्टेड बिहेवियर था वो एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वुमेन है, उसको फोर्स किया गया है एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट लेने के लिए, ठीक है, मतलब कि वो अच्छा खाना खा नहीं सकती है, उसको एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट लेनी है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, सी बिकम्स इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, मतलब उसको पेंटिंग का शौक है, तो वो पेंटिंग करती है, पेंटिंग करते हुए वो बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेजेस बनाती है खाने की। सपोज उसने डोसा बनाया, पनीर बनाया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी अच्छे ढेर सारे फ्रूट्स बनाती है, उसको खाना खाने का शौक है, लेकिन उसको मना किया गया है, तो मतलब वो इमेज बना करके खुद को सेटिस्फाई करती है। इसलिए मैंने एग्जांपल बाद में बताया, पहले वो दूसरा एग्जांपल दिया, उससे आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें सब्लिमेशन में यही है कि जो चीज़ें अनएक्सेप्टेड है उनको चेंज कर लेना, उनको मतलब हमारा माइंड या हम डिफेंड कर लेते हैं एक्सेप्टेड बिहेवियर में। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसा होता है कि प्रतिस्थापन कर देना, चेंज, मतलब चेंज नहीं आप कह सकते, आप एक्सचेंज कह सकते हैं, मतलब एक की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देना, प्रतिस्थापित कर देना, ठीक है। आप इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा वो होता है जैसे क्रिकेट में सपोज दैट विराट कोहली खेल रहा है, विराट कोहली को इंजरी हो गई, तो उसको मतलब चेंज करके किसी दूसरे प्लेयर को लेते हैं। सपोज दैट पहले विराट कोहली खेल रहा था, उसको इंजरी हो गई, तो रोहित शर्मा को लेते हैं,
फिर मतलब कि मैदान में। तो यही हो गया कि अब रोहित शर्मा कौन है, वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, किसकी जगह, विराट कोहली की जगह। मतलब यही है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, एक्सचेंज कर देना, एक के बदले दूसरे को ले आना। फिर नेक्स्ट है सप्रेशन। अभी हम लोगों ने फ्रेंड रिप्रेशन पढ़ा था, रिप्रेशन में भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया था भी किसी भी चीज़ को सप्रेस कर देना, दबा देना, कोई भी नई चीज़ को वहाँ पर ला देना, तो वो भी वही सेम होता है सप्रेशन में। तो जो सप्रेशन होता है वो रिप्रेशन की तरह डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब जैसे होता है अनडू करना, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको किया ही नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है एन एक्ट और कम्युनिकेशन विच पार्शियली निगेट्स अ प्रीवियस वन, मतलब कि वो अंडू का मतलब आपने जब कंप्यूटर चलाया होगा या फ़ोन में भी ऐसा मतलब फॉर्मेट होता है जिसमें अंडू करना, मतलब कि वो चीज़ हुई नहीं है, बैक हो जाना उस चीज़ से, एक स्टेप बैक ले लेना। तो यही पे वह किसी भी चीज़ का प्रीवियस वन, मतलब जो पिछली चीज़ें होती हैं उसको हम अंडू बोल सकते हैं। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो चीज़ हुई नहीं है, या उस चीज़ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो चीज़ वहीं से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि जो अनडूइंग है मतलब वो चीज़ हुई ही नहीं है। ये था हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म और इसको हम मेंटल मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी मोस्टली 24-25 पॉइंट्स थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, समझा। अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।